जो भूगोल की घटना चक्र चल रही थी उसमें हम पढ़ चुके थे प्राकृतिक आपदाएं, यानी 8 चैप्टर हम पढ़ चुके थे। आज हम 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें जितना पढ़ सकते हैं आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 9वां चैप्टर, यानी मिट्टियों के बारे में जो हमारा। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में, ठीक है। काली मिट्टी सबसे पहले इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे इसके जो नोट्स दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं एक बार की मैप में जो काली मिट्टी वाला हमारा क्षेत्र आता है, यहाँ पे आता है पूरा। जैसे महाराष्ट्र हो गया, ये देखिए महाराष्ट्र कवर किया हुआ है पूरा, उत्तरी कर्नाटक कवर किया हुआ है, इधर तेलंगाना कवर किया हुआ है, कुछ आंध्र प्रदेश का भाग कवर कवर किया हुआ है, देखिए कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा कवर किया हुआ है, उधर छत्तीसगढ़ का कुछ भाग है, उड़ीसा का कुछ भाग है, इधर गुजरात का कुछ भाग है, ये सौराष्ट्र क्षेत्र हो गया, कच्छ क्षेत्र हो गया, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, इधर भी थोड़ी सी पाई जाती है। काली मिट्टी इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये जो टूटा हुआ था, उससे जो हमारा गोंडवाना लैंड था उससे ये टूटा था, और जब टूटा था तो यहीं से क्या हुआ था, मैग्मा ऐसे निकल निकल के यहाँ पे फैल गया था। तो जो मैग्मा फैला था, मैग्मा से जो फैला था वही चट्टान टूट टूट के काली मिट्टी बनी है। तो काली मिट्टी इन क्षेत्रों में ऐसे करके ऐसे फैली हुई है, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं और फिर बाद में इसका नोट्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, यानी बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है। वही रेगुर मिट्टियाँ, जो लावा निकला था गोंडवाना लैंड से, जो टूटा था जब भारत का नीचे वाला हिस्सा, तो उससे जो लावा निकला था वो जम गया था, उसी से टूट फूट के झर झर के घिस घिस के जब भुरभुरा बना तो वही काली मिट्टी बन गई। तो किससे बना है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनी है रेगुर, यानी काली मिट्टी, कपासी मिट्टी। भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय यानी टूटने फूटने से, चटकने से, उसके भुरभुरे होने से बनी है, इसे काली मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में पाई जाती है। दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में पाई जाती है। दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत में काली कपासी मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय के अपक्षयन से हुई है, यानी काली कपासी मृदा या काली मिट्टी की जो निर्मित हुई है वो कैसे निर्मित हुई है, विदरी या फिसर ज्वालामुखी चट्टान से निर्मित हुई है। ज्वालामुखी जब फटा था, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ से टूटा था गोंडवाना लैंड से, तो यहीं से ऐसे फैल गया है और वहीं से टूट फूट के काली मिट्टी बन गई है। तो ज्वालामुखी चट्टान से जो लावा निकला था उसी से बनी है। भारत में काली कपासी मृदा की रचना बिदरी फिसर ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षय से हुई है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, रेगुर यानी काली मिट्टी किसका नाम, रेगुर मिट्टी किसका नाम है, काली मिट्टी का नाम। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसकी व्याख्या। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगड़ या कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरणोजिम, यानी एक बात ध्यान रखना, काली मिट्टी, रेगुर या रेगड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी क्योंकि कपास की खेती अच्छी होती है, फिर एक और नाम है इसका उष्णकटिबंधीय चरणोजिम, उष्णकटिबंधीय चरणोजिम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का जो विस्तार है महाराष्ट्र में और इसी साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में भी मिलता है। महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है, रेगुर मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, तो महाराष्ट्र में मिलती है। और पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, काली कपासी मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, रेगुर नाम से जानी जाती है। कथन कारण वाला छठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी ट्रैप यानी दक्कन ट्रैप की रेगुर या रेगर या कपासी मिट्टी काली होती है, क्योंकि, क्योंकि लगा के कथन कारण वाले हल किया करो। तो दक्षिण ट्रैप यानी दक्कन के ट्रैप की जो रेगर मिट्टी है, काली मिट्टी, ये काली क्यों होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखते हैं, नहीं, आर गलत है, उसमें ह्यूमस नहीं होता है, लेकिन इसको काली मिट्टी कहा जाता है। दक्कन ट्रैप कि काली मिट्टी को रेगड़ या रेगुर के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम यानी पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसकी अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। यानी यहाँ पे कह रहा है ना, जैविक पदार्थ या ह्यूमस पाया जाता है, ह्यूमस, तो ह्यूमस इसमें नहीं पाया जाता, यानी जैविक पदार्थ अर्थात ह्यूमस की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में जैविक पदार्थ, ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये चीज़ें नहीं पाई जाती। तो आप ही ध्यान रख सकते हैं, जो भी चट्टान होगी वो लावा से बन के आई है, तो उसमें जैविक चीज़ें कहाँ मिलेंगे, जो
जो वो अपर्दन वाली होती है, जो जिसको कहते हैं जो रूपांतरित चट्टान होती है, अवसादी चट्टान होती है, तो उसमें ह्यूमस मिलता है। लेकिन चूंकि ये लावा के छेन से बनी है तो लावा में थोड़ी अवसाद मिलेगा, इसीलिए इसमें जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस नहीं मिलता है। 7वां नंबर क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रेगुड़ मिट्टी। 8वां नंबर कथन कारण वाला हमारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, दूसरा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये ज्वालामुखी लावे से जो चट्टान बनी थी, जो ज्वालामुखी, जैसे ये भारत हो गया, यहाँ से जब टूटा था गोंडवाना लैंड से ऐसे अलग हुआ था, तो यहीं से लावा निकल निकल के यहाँ से बन गया था बेसाल्ट लावा, और उसी से मिट्टी बनी है। तो लावा में जो जीव जंतु रहे होंगे तो सब मर गए होंगे, तो बचेगा नहीं, तो इसीलिए वहाँ पे जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, या एक भी नहीं पाया जाता। काली मिट्टी में तीव्र, अब इसकी काली मिट्टी की विशेषताएं बता रहा है, तो काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है, यानी जल बहुत अच्छा इसमें सूख जाता है, धारण कर जाता है। भीगने पर यह चिपचिपी हो जाती है, ठोस हो जाती है, और सूखने पर आकुंचित या दरार युक्त हो जाती है। जैसे काली मिट्टी आप देखो तो उसमें जैसे सूख जाएगी तो इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गहरी गहरी दरारें पड़ जाती हैं, और उन्हीं दरारों से क्या होता है कि जो हवा होती है वो अंदर चली जाती है, ऑक्सीजन चली जाती है, ठीक है। तो जो दरार युक्त होती है, इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। इस मिट्टी का जो रंग होता है गहरा काला से हल्का काला चेस्टनट की तरह होता है, यानी गहरा काला, हल्का काला भी हो सकता है, चेस्टनट की तरह भी हो सकता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये प्रचुरता में पाए जाते हैं। जबकि कमी किसकी होती है? तो कमी होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की, यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। 9वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन और जैव पदार्थ थोड़ी पाए जाते हैं। देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी होती, तो फिर से दूसरा गलत हो गया हमारा। 10वां, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं? कपास की काली मिट्टी कहते हैं। 11वां, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। इतने बार रिपीट हो जाएगा कि रट जाएगा चीज़ें। 12वां, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लावा मिट्टियाँ कहाँ पे पाई जाती है? लावा मिट्टियाँ पाई जाएंगी मालवा के पठार में, लावा से बनी हुई मिट्टी। ये मालवा पठार ही तो महाराष्ट्र में है, मतलब महाराष्ट्र में लावा पठार, लावा मिट्टियाँ पाई जाती है। पश्चिमी भारत की काली मिट्टियों का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं, यानी जो काली मिट्टी है उसका लावा मिट्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि लावा से निर्मित हुई है। मालवा के पठार में भी विस्तार है। अगर इसको मैप में देखें तो जैसे ये हमने देख रहे थे, ये देखिए ये हो गया, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, तो ये जो क्षेत्र है ये मालवा का पठार वाला क्षेत्र है। तो मालवा के पठार में भी लावा वाली मिट्टी पाई जाती है। ये है दक्कन का पठार, इसी में सबसे ज़्यादा विस्तृत है इसका। फिर उत्तरी कर्नाटक में भी आता है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, कच्छ क्षेत्र में बहुत जगह ये मिट्टी पाई जाती है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग ये पाई जाती है। जो अगला हमारा क्वेश्चन आता है, यानी लावा मिट्टी कहाँ इसका विस्तार होता है? मालवा के पठार में। मालवा का पठार इसी डक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 13वां, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। 14 नंबर क्वेश्चन है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि मृदा की विशेषता बता रहा है, कह रहा है इसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये नमी रोक कर रख सकती है। कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी होती है, इसको सिंचाई कम भी करोगे तो चलेगा। काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है, यानी काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है। जब भीगती है तो बहुत ज़्यादा ठोस और चिपचिपी हो जाती, ठोस और चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर ये आकुंचित यानी दरार युक्त हो जाती है। इतनी बड़ी बड़ी दरारें होती हैं, मोटी मोटी ऐसे निकल आती हैं कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है। 15वां नंबर, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मैप अगर देखिए ऐसे करके, तो झारखंड कहाँ है? ये वाला क्षेत्र जो हमारा पड़ता है, ये देखिए ये है झारखंड। तो झारखंड में ये जो क्षेत्र है कौन? दक्षिण पूर्वी जो झारखंड है उसमें काली कपासी मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, झारखंड में काली कपासी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल की पहाड़ियों में। अगर ये झारखंड ऐसे करके ऐसे ले लिया गया तो यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और यहीं पर काली कपासी मिट्टी पाई जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में काली मिट्टी राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है। ये झारखंड स्पेशल का
देखिए क्वेश्चन है। अब 16वां नंबर हम क्वेश्चन अपना देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही बात है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ठीक है। और ये भी बात सही है कि क्रेप्स के अनुसार क्या है, काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है, यानी काली मिट्टी क्या होती है, एक परिपक्व, एक मेच्योर मिट्टी होती है। अगला जो हमारा पॉइंट है, काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है, नमी धारण कर सकती है। काली मिट्टी हिमालय में नहीं पाई जाती, बल्कि दक्कन के ट्रैप में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये भारत के पाई जाती है। 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में काली मिट्टी भारत के दक्कन के पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें जल धारण की उच्च क्षमता होती है तथा इसमें लौहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में ये मिट्टी नहीं पाई जाती। अब इसके क्वेश्चन हो गए। अब इसका चलिए, तो काली मिट्टी वाला अब हम नोट्स चालू करते हैं। नोट्स क्या है, काली मिट्टी, इसी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, यानी काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं, ट्रॉपिकल चरनोजेम भी कहते हैं, यानी ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल चरनोजेम भी इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चरनोजेम भी कहते हैं, ट्रॉपिकल चरनोजेम। भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन के कारण हुआ है। यह मिट्टी दक्कन के ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में पाई जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य ने एक शोध किया, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, बस ध्यान रखो कि एक शोध हुआ था, उसके अनुसार ये पता चला है कि काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में करीब करीब जो क्षेत्रफल है उसमें 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में काली मिट्टी मिलती है। यह देश के करीब करीब कितने क्षेत्रफल, 16.6% भाग पर पाई जाती है। यानी अगर क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग पाई जाती है। और परसेंटेज की बात करें तो 16.6% भाग जो भारत का है वो काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। काली मिट्टी की अगर बात करें तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है, यानी ह्यूमस की उपस्थिति के कारण इसका क्या होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, मैग्नेट मतलब होता है लोहा, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। काली मिट्टी, अगला पॉइंट क्या है, इसमें तीव्र जल धारण की क्षमता होती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर आकुंचित यानी दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्ट नट की तरह होता है, यानी काली मिट्टी तो काली होगी, साथ ही चेस्ट नट की तरह होते हैं। क्रेप्स के अनुसार, क्रेप्स ने इसको कौन सी मिट्टी कहा है, क्रेप्स ने रेगुर एक परिपक्व मृदा है जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। तो क्रेप्स ने कहा है कि ये मिट्टी बहुत ही परिपक्व मृदा होती है और इसके निर्माण के लिए एक विशिष्ट उच्चावच यानी ऊंचाई नीचाई वाली जगह और एक विशिष्ट जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मिट्टियों में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लैटेराइट मिट्टी के बारे में। तो इसके पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में इसका नोट्स देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं, इसके क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। लैटेराइट मिट्टी के बारे में 1 और 4 कथन सही है। 1 और 4, लैटेराइट मिट्टी क्या होती है, ये साधारणतः लाल रंग की मिट्टी होती है और इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की खेती अच्छी होती है। बाकी नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, ये गलत है, नाइट्रोजन और पोटास नहीं पाया जाता। उनका राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, नहीं राजस्थान वगैरह में नहीं विकास हुआ है इनका, ठीक है। राजस्थान कह रहा है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी का विकास हुआ है, तो ये बात गलत है। चलिए मैप में देख लेते हैं, देखिए लाल मिट्टी वाले क्षेत्र कहाँ कहाँ पे लैटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। तो जहाँ पे लैटेराइजेशन ज़्यादा होता है, लैटेराइजेशन का मतलब ये होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, मतलब खूब ज़्यादा वर्षा होगी, तो वर्षा होगी तो मिट्टी में पानी रिस रिस के अंदर की तरफ जाएगा। तो जब मिट्टी में, जैसे ये मिट्टी हो गई और मिट्टी में ऊपर पानी बरस रहा है, तो जैसे पानी बरसेगा तो जब रिस के अंदर पानी जाएगा ग्राउंड लेवल में, तो क्या होता है, लैटेराइजेशन हो जाता है, यानी जो लीचिंग हो जाती है। यानी कहने का मतलब है जब पोषक तत्व जो होते हैं ऊपरी सतह से अंदर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, तो उससे होता है, इसको कहते हैं निछालन, उसी को कहते हैं लैटेराइट मिट्टी।
और सबसे ज़्यादा जहाँ, इसीलिए जहाँ बारिश होती है वहाँ सबसे ज़्यादा होगा पानी, मिट्टी में रिसाव अंदर की तरफ होगा, तो जो पोषक तत्व होंगे वो ज़मीन में अंदर की तरफ चले जाएंगे, तो लैटेराइट मिट्टी बन जाएगी। तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहीं पे ये मिट्टी मिलेगी। तो कहाँ पे बारिश होती है, जो हमारा देखिए पूर्वी घाट होता है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मानसून, जब हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे आता है तो दो शाखाओं में ऐसे विभक्त होकर यहाँ पे वर्षा करता है, फिर प्रवेश करता है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी मिल रही है, यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। दूसरी चीज़, जहाँ पे भी जल होगा, ऐसा जरूर नहीं है कि वर्षा की वजह से, बारिश की वजह से जल मिले, जल किसी भी वजह से मिलेगा, ऊपर की परतों से जल रिस रिस के अंदर जाएगा, उसके साथ में पोषक तत्व भी नीचे चले जाएंगे, निछालन हो जाएगा और मिट्टी लैटेराइट मिट्टी बन जाएगी। और ये पश्चिमी घाट में देखिए जब ये आता है तो सबसे ज़्यादा यहीं पे वर्षा होती है, तो यहाँ भी लाल मिट्टी मिल रही है। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी मिल रही है, देखिए इधर तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर पूर्वी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में मिल रही है, इधर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में मिल रही है, इधर देखिए तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में मिल रही है। तो यहाँ मिल रही है। और प्रश्न क्या कह रहा था यहाँ पे कि राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार हुआ, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसका कोई विकास नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाता है। नाइट्रोजन और पोटास में समृद्ध होती है, ये भी पॉइंट गलत होता है। तो लैटेराइट मिट्टी के बारे में ये हो गया, ये लाल रंग की होती है पहली बात, ठीक है। और इसका विकास कहाँ हुआ है, तो इन राज्यों में हुआ है, पूर्वोत्तर राज्यों में हुआ है, इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल में इसका विकास हुआ है, पश्चिमी घाट में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, और इधर बीच के कुछ राज्यों में हुआ है। तो चलिए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। लैटेराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है, यानी लोहे के ऑक्साइड होता है उसके कारण इसका रंग लाल होता है। यह मिट्टी सामान्यतः लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, यानी इसमें लोहा और एल्युमिनियम समृद्ध मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, चूना, जैविक पदार्थ जो होते हैं इनकी कमी होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है, केरल में हुआ है। देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे केरल में विकास हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, महाराष्ट्र में होगा, और ये कर्नाटका में होगा, महाराष्ट्र में होगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास होगा। तो केरल में, महाराष्ट्र में, मेघालय में सबसे ज़्यादा इसका विकास पाया जाता है। प्रायः कम उर्वरता वाली ये मिट्टी होती है, क्योंकि उर्वरकों के प्रयोग से इसमें, यानी ये कम उर्वरता वाली, वही पोषक तत्व तो जब नीचे चले जाते हैं तो कम उर्वरता की हो जाती है, लेकिन उर्वरकों का प्रयोग करके कई सारी फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं, जैसे कपास, चावल, जैसे कपास हो गया, चावल हो गया, रागी हो गई, कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, टैपियोका, काजू। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है, यानी लैटेराइट मृदा के संदर्भ में कौन सा सत्य है, तो लैटेराइट मृदा डी, केवल एक कथन इसमें सत्य है। कौन सा, लैटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी इन क्षेत्रों में पड़ती है और बहुत भारी वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों में विकसित होती है। तो बिल्कुल बात सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है, लैटेराइट मृदा जैविक पदार्थों से समृद्ध होती है, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में पाई जाती है। तो इसमें जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते। देखिए इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता, लौह और एल्युमिनियम नहीं पाया जाता, जबकि समृद्ध होती है, यानी लोहा एल्युमिनियम होता है, जबकि जैविक पदार्थ चूना, पोटास, नाइट्रोजन ये नहीं होते। तो ये दूसरा पॉइंट गलत हो गया, यानी केवल एक सत्य हो गया। लैटेराइट मृदा मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मृदा है, यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो, मौसमी जलवायु हो, ऐसी जलवायु में ये मिट्टी मिलती है। उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होता क्या है, होने वाली तीव्र निछालन या उपछालन को लीचिंग भी कहते हैं, लैटेराइजेशन भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो मिट्टी के पानी की वजह से मिट्टी के जो ऊपर जो पोषक तत्व होते हैं वो रिस के अंदर की परतों में चले जाते हैं। यानी उष्ण कटिबंधीय जहाँ पे भारी वर्षा होती है, वैसे क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र उपछालन या निछालन की क्रिया, यानी लीचिंग की क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है। परंतु इस मृदा की उर्वरता कम होती है, अर्थात इसमें ह्यूमस की कमी होती है। उर्वरता कम होती है अर्थात इसमें ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी कहाँ मिलती है, केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर के पठार के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। जो अगला हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो है, तीसरा, निम्नलिखित कथनों में से लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। लैटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा केवल एक कथन सही है। कौन सा, यह मिट्टी उच्च तापमान यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो, ऐसे क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम की कमी होती है नहीं, लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मतलब समृद्ध होती है। लैटेराइट मिट्टी क्या है, एक और चट्टान
लैटेराइट एक मिट्टी और एक चट्टान दोनों होती है, यानी लैटेराइट मिट्टी एक चट्टान और मिट्टी दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, जो लोहे और एल्युमिनियम में समृद्ध होती है। इसे आमतौर पर गर्म और गीले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गठित माना जाता है। यह मिट्टी अंतर्निहित मूल चट्टान यानी अंडरलाइंग पेरेंट रॉक के गहन और लंबे समय तक अपक्षय द्वारा विकसित होती है। आमतौर पर जब उच्च तापमान और वैकल्पिक गीली शुष्क अवधि के साथ भारी वर्षा होती है तब इसका विकास होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? डी, यह नमी पोषक अधिक चिकनी मृदा कारक होती है। तो नमी तो होती है लेकिन पोषक तत्व तो नहीं होते हैं। निछालन की प्रक्रिया से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही बात है। पोषक तत्व रेस के अंदर चले जाते हैं, निछालन होता है यहाँ पे। यह अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बहुत सारी निर्माण सामग्री होती है। यह चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है, तो चूना और नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। ठीक है, एल्युमिनियम की और लोहा, एल्युमिनियम और लोहा समृद्ध होता है जबकि चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या दिया हुआ है। लैटेराइट मिट्टी की अगर बात करें, लैटेराइट मिट्टी का विकास उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाले मुख्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले मानसूनी क्षेत्रों में इसका विकास होता है। किसका? लैटेराइट मिट्टी का। भारी वर्षा के कारण यह मृदा निछालन की प्रक्रिया, लीचिंग की प्रक्रिया, लेटेराइजेशन की प्रक्रिया यानी पोषक तत्व तो ऊपर की परतों से नीचे चले जाते हैं रिस के, इससे प्रभावित होती है। इस मृदा के ऊपरी भाग में लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है जबकि इस मृदा में नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस, पोटास और जैविक पदार्थ इन तत्वों की कमी होती है। इस मृदा की प्रमुख विशेषता क्या होती है कि सूखा होने पर ईंट के समान कठोर और भीगने पर मुलायम और फिसलने वाली हो जाती है। यह मिट्टी नमी पोषक अधिक चिकनी मृदा कारक नहीं होती है। यानी अगर बात करें तो नमी पोषक और अधिक चिकनी मृदा कारक नहीं होती, यानी पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होती, ये कहने का मतलब। इसकी विशेषता क्या होती है? लैटेराइट मिट्टी एवं मृदा अगर सूख जाए तो ईंट बन जाएगी, पत्थर बन जाएगी, चट्टान की तरह हो जाएगी, और भीग जाएगी तो मुलायम और फिसलने वाली हो जाएगी। 5वां नंबर जो हमारा है, इसमें अगर देखा जाए तो कथन 1 दूसरा कारण, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रूपी क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। IAS पूरी 2006 में पूछा गया है। पश्चिम बंगाल की तुलना की जा रही आंध्र प्रदेश से, कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल की तुलना में, यानी ये पश्चिम बंगाल जो हमारा क्षेत्र है बंगाल के सटा हुआ है, आंध्र प्रदेश के शुद्ध रूपी क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम होती है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा लैटेराइट प्रकार की है। सी नंबर, आर गलत है, ए सही है। प्रश्न काल में कोई ये विशेषता, ये करंट का क्वेश्चन, उस समय का क्वेश्चन है, उसी हिसाब से है। इसका जो इस इम्पोर्टेंट जानकारी है वो देख लेते हैं। लैटेराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन यानी लीचिंग से निर्मित होती है। ये भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे से भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार और पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य के उत्तरी भाग में और पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 6वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है लैटेराइट मिट्टी कहाँ पे मिलती है? तो लैटेराइट मिट्टी हमारी मिलती है महाराष्ट्र में। ठीक है, देखते हैं महाराष्ट्र में लैटेराइट मिट्टी, मैप देखो, ये देखिए महाराष्ट्र में मिलती है, हाँ मिलती है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में भी मिलती है। महाराष्ट्र में मिलती नहीं, महाराष्ट्र में भी मिलती। लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? केरल राज्य के मालाबार तटीय प्रदेश में हुआ है, यानी ये जो क्षेत्र है ये मालाबार केरल के आसपास, और इसके बाद महाराष्ट्र में हुआ। चूंकि विकल्प में केरल नहीं है इसलिए आप महाराष्ट्र लगा दीजिए। 7वां, लैटेराइट मिट्टियाँ क्या प्रधान होता है, कहाँ पे मिलती हैं? तो लैटेराइट मिट्टी ये है मालाबार तट, ये है कोरोमंडल तट। तो मालाबार तट में पाई जाती है सबसे ज़्यादा केरल में, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून यहीं से सबसे ज़्यादा आता है, यहीं वर्षा करता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यहीं पे लीचन की प्रक्रिया होती है, यहीं लैटेराइट मिट्टी का विकास होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये बात गलत है। बाकी आर्द्र अपक्षालित प्रदेश की मिट्टियाँ होती हैं, यानी लीचिंग होती है इसमें, ये बात बिल्कुल सही है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ होती है, ये भी सही है। उनकी उर्वरता कम होती है, ये भी सही होता है। लैटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिकम, पोटास, चूना, कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप यानी मृदा का रूप है लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो लैटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा लोहा और एल्युमिनियम होता है, इसीलिए ये अनुर्वर होता चला जा रहा है, यानी
बंजर होता चला जा रहा है। उपर्युक्त मिट्टियों में से केवल लैटेराइट मिट्टी ऐसी है जिसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है। स्पष्ट है कि लैटेराइट मिट्टी लोहे का अतिरेक होने के कारण ये अनुर्वर होती चली जा रही। अब इसका हम नोट्स देख लेते हैं। तो चलिए इसका हम नोट्स देख लेते हैं लैटेराइट मिट्टी वाला। लैटेराइट मिट्टी का जो अध्ययन है सर्वप्रथम 1807 में डॉक्टर फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा किया गया था। इसका नाम लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंट, क्योंकि भीगने पर यह मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है लेकिन सूखने पर काफ़ी कड़ी और ढेलेदार ईंट के समान हो जाती है। तो लैटेराइट मिट्टी का जो अध्ययन सबसे पहले किया था वो 1807 में चालू किया था फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने। लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ लेटर मतलब ईंट होता है। क्योंकि ईंट इसलिए इसको लैटिन भाषा में कहा जाता था लैटेराइट मिट्टी को, क्योंकि ये जब सूख जाती थी तो बहुत ज़्यादा कड़ी और ढेलेदार यानी ईंट के समान हो जाती थी, और पानी में अगर पड़ गया भीग गई तो मक्खन की भांति मुलायम हो जाती है। होता क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहीं ये मिट्टी मिलती है। तो होता क्या है, ये मानसून सदृश यानी ऐसी कहीं भी वर्षा होगी यानी मानसूनी सदृश या मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु होती है उसकी विशिष्ट मिट्टी होती है। जहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है अच्छी खासी उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, वहाँ पे लैटेराइट मिट्टी का विकास होता है क्योंकि बारिश अच्छी होती है। उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निछालन या विछालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का विकास होता है, निर्माण होता है। अगला जो पॉइंट है, लैटेराइट मिट्टी आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टी होती है, यानी जहाँ जहाँ भारी बारिश होगी आर्द्रता बनी रहेगी, मिट्टी में नमी बनी रहेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ बारिश होगी वहीं, मान लीजिए जहाँ पे पानी भरा रहता है वहाँ, यानी लैटेराइट मिट्टी आर्द्र प्रदेशों की जहाँ बहुत ज़्यादा नमी रहती है ऐसे प्रदेशों की अपक्षालित यानी पोषक तत्व तो नीचे रिस रिस के चले जाते हैं, ऐसी मिट्टी होती है। यानी अपक्षालित मिट्टी है, विछालित मिट्टी है इसको कह रहे हैं, ठीक है, जिनकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यानी सबसे ज़्यादा लोहा किसमें मिट्टी, तो लौह ऑक्साइड। इसी लौह ऑक्साइड के कारण ही यह अनुर्वर होती है, उर्वर नहीं होती। यानी इसमें लैटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना, कार्बनिक तत्व इनकी कमी पाई जाती है। यह मिट्टी भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे से भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग में, पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में ठीक पाई जाती है। ये मिट्टी भारत के 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है। जो काली मिट्टी थी वो 5.45 के लगभग वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जा रही थी, लेकिन ये कितनी पाई जा रही, जो लैटेराइट मिट्टी है 2.48 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है। इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा जो विस्तार है केरल राज्य के मालाबार तट में है और इसके बाद महाराष्ट्र में। यानी सबसे ज़्यादा लैटेराइट मिट्टी का विस्तार है केरल में, क्योंकि केरल में सबसे पहले मानसून आता है, सबसे ज़्यादा वर्षा करता है। उसके बाद इसका विस्तार महाराष्ट्र में है। लैटेराइट मिट्टी के रासायनिक संगठन की अगर बात की जाए तो लैटेराइट मिट्टी के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध होता है। यह मिट्टी निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों में अधिक अम्लीय होती है। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है जलोढ़ मिट्टी के बारे में, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं और ये मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को ऐसे याद रखिए कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो उपजाऊ मृदा होता है उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसका विस्तार भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाया जाता है, ठीक है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत के पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार कितना था भारत में, 5 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग पाया जा रहा था। लैटेराइट मिट्टी का विस्तार कितना पाया जा रहा था, 2.5 लाख के करीब वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, जबकि जलोढ़ मृदाएं इनका विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल के 45.6% भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। जैसे असम घाटी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही वहाँ पे इसका विस्तार होगा, गंगा यमुना घाटी में इसका विस्तार होगा, सिंधु नदी तंत्र होगा वहाँ पे इसका विस्तार होगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, जितनी भी नदियाँ हैं तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी ही जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, बाद में इसका नोट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन से। जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथन हैं, उनमें से सही कथन को चुनना है। दूसरा सही है, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, इस मिट्टी में यानी जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
बाकी क्या कह रहा है, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, ये भी गलत है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। यह मिट्टी रेह, थूर, चौपान आदि नामों से जानी जाती है, बिल्कुल सही बात, गलत बात है। रेहू, थूर, चौपान ये सब जो बजरीली और ऊसर मिट्टी होती है उसको कहते हैं। यह मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल के 14% भाग में पाई जाती है, बिल्कुल गलत। ये भारत के करीब करीब कितने 45% भाग पर ये पाई जाती है ये मिट्टी, ठीक है, 45% से भी अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो ये इसका जो एक पॉइंट सही है वो है, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था। अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थ, आपने कभी देखा होगा चूना जैव पदार्थ तो मिलेगा, सीधी सी बात है, जैव पदार्थ इसलिए मिलेगा यहाँ पे क्योंकि नदियों द्वारा बहाकर ले लाई गई है। पहाड़ों से जैसे हिमालय पर्वत होता है तो वहाँ से नदियाँ ऐसे निकल के आती हैं, तो बहुत सारे जीव जंतु उसमें मर जाएंगे। तो जो मिट्टी यहाँ पे बनेगी तो उसमें क्या होगा, चूना भी होगा। आपने देखा होगा गंगा नदी के आसपास हमारा घर है यहीं कानपुर के पास, तो वहाँ पे जब खुदाई होती थी तो बहुत सारा वैसे टेढ़े मेढ़े डेले निकलते थे चूने की तरीके से, सफ़ेद सफ़ेद। तो चूना भी यहाँ पे पाया जाता है इस मिट्टी में। जैव पदार्थ भी पाया जाता है क्योंकि इतनी दूर से बहाकर मिट्टी लाई गई है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियाँ, उनके अवशेष होते हैं। फास्फोरिक एसिड और पोटास इसकी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस इसकी कमी होती है। भारत के 45.6% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है देश की, ठीक है। लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी को स्थानीय रूप से, जो अभी कह रहे थे ना कि रेह, ऊसर, कल्लर, ये कौन सी भूमि होती है, तो जो लवड़ी और क्षारीय मिट्टी होती है उसी को स्थानीय रूप से रेह, थूर, चौपान, ऊसर, कल्लर इन नामों से जाना जाता है। यानी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे लवड़ी और क्षारीय मिट्टी होती है, रेहू कहते हैं, उससे लोग कपड़े धुला करते हैं बहुत ज़्यादा, पहले धुलते थे अब तो नहीं धुलते। रेह, थूर, चौपान, ऊसर, कल्लर, हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऊसर हैं, ठीक है। तो ऊसर, कल्लर, चौपान, थूर ये सब कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है इसीलिए किसान क्या करता है, एनपीके जो खाद होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, इसको यूरिया वगैरह कुछ कहा जाता है, ठीक है, जो खाद, इसीलिए क्योंकि नाइट्रोजन का मतलब देने के लिए, तो इसीलिए नाइट्रोजन डाली जाती है, ठीक है। अगला जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है, इसमें नाइट्रोजन की कम मात्रा होती है। जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी है, यानी हिमवंत द्वारा लाए गए जो अवसाद होता है, निक्षेप होता है, उसको एक जगह में नदियों द्वारा डाल दिया जाता है और उसी से उस मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का निर्माण हुआ है। तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, जलोढ़ मिट्टी। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है, खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी, एक होती है बांगर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। तो जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, यहाँ से नदी ऐसे उतर के आई है, ठीक है, ये पहाड़ हो गया, नदी यहाँ से उतर के ऐसे आई है। अब ये नदी मान लीजिए ऐसे बह रही है, तो जहाँ तक बाढ़ का पानी चला जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ तक जो मिट्टी मिलेगी उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर कहेंगे। लेकिन जो बाढ़ का पानी जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, ऊपर वाले क्षेत्रों में, यहाँ तक बाढ़ का पानी है इसके ऊपर, वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाएगी उसको बांगर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं या प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि भूतकाल में कभी ऐसा था कि यहाँ तक भी पानी पहुँचता था, लेकिन अभी क्या हुआ, नदी की धारा छोटी हो गई, क्योंकि नदी पहले बचपन में देखो तो कितनी चौड़ी गंगा नदी है, अपने पूर्वजों से पूछो, पापा दादा नानस की चौड़ी नदी थी, तो पहले ज़्यादा चौड़ी नदी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो नदी है उसकी जो धारा है वो कम दूरी तक पहुँचता है पानी, तो जहाँ तक हर साल बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, नई नई मिट्टी आ जाती है, उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी कहा जाता है। जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको प्राचीन या पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, वही इसमें दिखाया गया। तो चलिए देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए या नदियों के छोड़े गए गाद या अवसाद से होता है, निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टियों को दो उपवर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहला नवीन जलोढ़ मिट्टी और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी क्या होती है, मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर होती है, यानी ऐसी मिट्टी, ऐसा क्षेत्र जहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। पहले कभी प्राचीन काल में पहुंचता है लेकिन अभी नहीं पहुंच रहा है। चौथा नंबर, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, आप बताइए कौन सा कथन सही है। तो डी नंबर सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। क्या, चलिए देख लेते हैं।
इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती चली जाती है। ये सही बात है। रेत क्या होता है कि चट्टान के जैसे चट्टान से ही मिट्टी बनती है अंत में भुरभुरी होते होते, लेकिन क्या होता है जो रेत होती है थोड़े से बड़े कण होते हैं। तो जैसे मान लीजिए नदी उतरी है पर्वत से तो वहाँ पे रेत ज़्यादा होगी होगी कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे बारीक कण कम होंगे। अब जब और आगे बढ़ोगे तो और पतले पतले छोटे छोटे और महीन कण ज़्यादा बढ़ेंगे, और अगर अधिक जाओगे तो और महीन कण आगे मिलेंगे। तो इसीलिए बालू इधर साइड होगी जब पर्वत से उतरती है। तो इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती चली जाती है, यानी इधर की ओर घटती चली जाती है। बिल्कुल सही बात। ये खादर और बांगन के स्वरूप में होती है। बिल्कुल सही बात है, खादर और बांगन के रूप में होती है। अगला जो हमारा इसका क्वेश्चन है वो कह रहा है यह मृदा देश के कुल क्षेत्रफल के 40% हिस्से मिलती है। तो ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता था, लेकिन इसमें सही माना गया क्योंकि यह देश के 45% क्षेत्रफल में पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में कहीं कहीं सही मान लेते हैं 40% के लगभग। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की कम मात्रा पाई जाती है। तो ये भी बात सही है। व्याख्या पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत, यानी उत्तरी मैदान उत्तर भारत के मैदान में और नदियों घाटियों के विस्तृत भूभाग में पाई जाने वाली एक निक्षेपित मृदा है। जो नदी अपने साथ बहाकर अवसाद लाती है उसी को निक्षेपित कर देती है, उसी से मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, यानी वो निक्षेपित मृदा है जो देश के कुल क्षेत्रफल के 40% क्षेत्रफल में पाई जाती है। एनसीईआरटी कह रहा है 40%, तो यही मानिए। भाग को ढके हुए गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर एवं बांगर नामक दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। बाढ़ के मैदान यानी जो ऊपरी मैदान है गंगा का, वहाँ पे खादर और बांगर दो तरह की मिट्टियाँ विकसित हुई हैं। बाढ़ के मैदान में जहाँ बाढ़ का पानी आ जाता है में प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाले, यानी जहाँ बाढ़ प्रतिवर्ष पहुँच जाती है वहाँ नए उपजाऊ जलोढ़क मैदान बनते हैं, उनको खादर कहते हैं। जबकि बाढ़ की पहुँच से दूर पुराने जलोढ़क को बांगर के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर जब ऐसे बढ़ते हैं हम तो इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा वही जलोढ़ मिट्टी निर्मित है। 6वां, भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ी मिट्टी वही कछारी मिट्टी, इसी को कहते हैं कछार। इलाहाबाद में रहते हो तो जानते होगे कछार कहते हैं, कछार एरिया। तो जलोढ़ मिट्टी वहीं पे मिलती है। कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये देश के कुल क्षेत्रफल के 45.6% भाग में पाई जाती है। एनसीईआरटी की बात करें तो वो कह रहा है 40% भाग में पाई जाती है। बाकी डेटा है वो उसके हिसाब से 45% भाग में पाई जाती है। देश के कुल क्षेत्रफल के 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। यह मिट्टी पंजाब से लेकर असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ यहाँ तक तो मिलती है, यानी पंजाब से लेकर असम तक मिलेगी। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो नदी घाटियाँ हमारी नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन घाटी में फैली हुई यह मिट्टी है, क्योंकि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई। निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? वही जलोढ़ मिट्टी। 8वां, गंगा के मैदान की जो पुरानी कछार मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, बांगड़ बिल्ले बांगर। तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी जो स्थिति होती है बाढ़ की पहुंच से परे होती है, दूर होती है, कुछ ऊंचाई पर होती है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। तो बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता उसको बांगर कहते हैं। इन मिट्टियों का रंग पीला, रक्ताभ, भूरा पाया जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो जल धारण क्षमता सबसे कम किसकी होती है? बलुई दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को ही हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और अगर उसमें बालू के कण है, बालू क्या होता है, जैसे बालू हो गई तो बालू जो चट्टान के कण है, चट्टान से ही मिट्टी बनती है और मिट्टी में बालू मिल रही है, बलुई दोमट मिट्टी है। दोमट का मतलब है जलोढ़ मिट्टी। तो क्या है, जब पहाड़ी से निकलती है तो जो चट्टान के कण होते हैं थोड़े से मोटे मोटे होते हैं, यानी रेत, इसको रेत कहते हैं। तो रेत होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो और जब आगे बढ़ते हैं तो यही कण छोटे छोटे मिलने चालू हो जाते हैं। तो किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो अगर रेत के कण या मिट्टी के कण बड़े होंगे तो वो जल धारण ज़्यादा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बड़े कणों में अगर मान लो आपने पानी डाल दिया तो वो सीधा सीधा अंदर तक पानी तक नीचे नीचे निकल जाएगा, लेकिन छोटे कणों में डालोगे तो वो ज़्यादा पानी रोक के रख पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि दोमट बलुई मिट्टी, एलुवियल यानी जलोढ़ मिट्टी, सैंड सॉइल की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में और बड़े रवे होते हैं। 10वां, दुम्मटी यानी दोमट मिट्टी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो कौन सा दोमट मिट्टी में, दुम्मटी मिट्टी में, लोम में कौन सा कण मिलता है? ये मिलता है डी, सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन से कण मिलते हैं?
एक दोमट मिट्टी में बालू यानी सैंड की मात्रा 40%, मृतिका क्ले की मात्रा 18%, पान सुकड़ सिल्ट की मात्रा 42% मिलती है। यानी इसमें बालू भी मिलती है 40%, जलोढ़ मिट्टी में, दोमट मिट्टी में। इसमें क्ले भी मिलती है, क्ले को कहते हैं मृतिका, थोड़े से छोटे कण होते हैं, यानी बालू सबसे बड़े कण होते हैं, फिर मृतिका कण होती है, फिर पान सुकड़ यानी सिल्ट होता है, जैसे कहते हैं ना कि नाली में सिल्ट जमा हो गई है, तो उसी को, वो 42%। बालू 40%, मृतिका 18% के लगभग, और सिल्ट 42%। अब इसका हम देख लेते हैं जो नोट, तो नोट चालू करते हैं। इसमें दिया हुआ है नदियों द्वारा लाई गई यानी बहाकर लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मृदाएं देश के 45% क्षेत्रफल पर यानी 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है। अगर बात करें एनसीईआरटी की तो वहाँ कहते हैं देश के 40% भूभाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों में तो पाई ही जाती है, साथ साथ जो विभिन्न प्रकार की हमारी नदी घाटियाँ हैं, जैसे नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ये सारी जो नदियाँ हैं उनकी घाटियों में फैली हुई है, उनकी घाटियों में फैली हुई है। इसका निर्माण क्या होता है, हिमालय तथा प्रायद्वीप से जो बहने वाली नदियां हैं, प्रायद्वीप से प्राप्त मलबा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। ठीक है, इसके गाद द्वारा हुआ है। इनका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच में और गठन रेतीला से गाढ़ी दोमट के बीच में होता है। यानी इसमें क्या कैसे कण होते हैं, ये हिमालय और प्रायद्वीप से प्राप्त मलबे यानी जो अवसाद होता है उससे जो लाया जाता है बहाकर नदियों द्वारा, वो और अपसारी सागर द्वारा, यानी सागर मान लो ऐसे नदी ऐसे करके डाल रही है पानी सागर में, तो सागर द्वारा भी तो कुछ मटेरियल लाया जाएगा, तो यहाँ पे डाला जाएगा, तो यहाँ पे मिट्टी बनेगी। यानी प्रायद्वीप भारत से, हिमालय से जो मलबा निकलता है उससे, अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद से इसका निर्माण होता है। इसका रंग कैसा होता है, हल्का धूसर से भस्मी धूसर के बीच में होता है। और टेक्सचर की बात करें, गठन इसमें रेतीले कण से लेकर के, रेत का मतलब होता है बड़े बड़े कण से लेकर गाढ़ी दोमट मिट्टी के बीच में इसका गठन पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। मिट्टी में, इस दोमट मिट्टी में, एलुवियल सॉइल में, जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। परंतु क्या नहीं मिलता, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन नहीं मिलता, इसीलिए यूरिया डालनी पड़ती है, NPK ये डालनी पड़ती है। ठीक है, खाद डालनी पड़ती है, जैसे कानपुर में आसपास जो किसान होंगे तो वो डालते हैं DAP वगैरह। फलीदार, अगर बात करें फलीदार फसलों की खेती से, इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव हो जाता है। यानी मटर उगा लो, और इसी तरह सारी जो फलीदार फसलें होती है, सोयाबीन उगा लो, तो उनके उगाने से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इसमें तेजी से होता है, इसी एलुवियल सॉइल में। ये मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त होती हैं, सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। सिंचाई करके इसमें अच्छे से फसलों को उपजाया जा सकता है, जिनकी मदद से चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल, साग सब्जियों की खेती की जाती है। सामान्यतया दोमट मिट्टी में बालू की मात्रा 40%, मृतिका यानी क्ले की मात्रा 18%, पाषाण यानी सिल्ट जिसको कहते हैं उसकी मात्रा 42% होती है। दोमट मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी। एक यूनाइटेड स्टेट्स बॉटेनिकल गार्डन के अनुसार, मतलब कोई रिपोर्ट है उसके अनुसार ये पाया गया है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, उसमें 40% सैंड होता है, 18% के लगभग मृतिका यानी क्ले होती है, और सिल्ट होती है 42%। अगर बात करें बालू के बाद, बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। बालू हो गई, फिर बलुई दोमट मिट्टी। क्योंकि बालू का नाम जहाँ आ जाएगा तो मिट्टी के कण बड़े बड़े होंगे तो पानी उसमें रुक नहीं पाएगा, जल धारित नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रवे भारी होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। ये देखिए हमारी जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये देखिए इधर पाई जाएगी, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में पाई जाएगी। यहाँ पे नदियाँ, हुगली नदी बहती है, यहाँ पाई जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाएगी। नर्मदा नदी, गंगा नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, यहाँ पाई जाएगी। यहाँ नदियाँ बहती हैं, यहाँ पे पाई जा रही है। गुजरात साइड पाई जा रही है, यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाएगी। अगला जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। एक होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी, और दूसरा होता है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी। ठीक है, और अगला होता है भाबर और बांगर, ऐसे करके कुछ होता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी वे होती है जहाँ पे बाढ़ का पानी हर बार पहुँच जाता है, नई नई मिट्टी हर बार आती है। इन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का
जमाव होता रहता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, यानी जो मिट्टी के कण होते हैं छोटे छोटे होते हैं। यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है तो जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, यानी बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुँच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। यह मिट्टी का रंग कैसा होता है? पीला पीला रक्ताभ भूरा, यानी पेल रेडिश ब्राउन या चूनेदार कंकड़ के पिंड इसमें अधिक पाए जाते हैं। नोड्यूल्स पाए जाते हैं। अपने कभी गंगा यमुना दोआब में रहने वाले कानपुर फतेहपुर और यहाँ पे खागा के आसपास रहने वाले लोग जब मिट्टी में खुदाई करते हैं तो देखते होंगे कि यहाँ पे कंकड़ मिलते हैं। ठीक है, कंकड़ में सफ़ेद सफ़ेद रहता है तो उसके पिंड मिलते हैं। बांगर मिट्टियों पर लवड़ी और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव मिलता है। यह मिट्टी कम उर्वर होती है, इसमें नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। भाबर भाबर क्या होता है? एक मैदान होता है। जैसे ये पर्वत निकला है, पर्वत से नदी ऐसे निकल के आई, अपने साथ विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर को लेके आई, बड़े बड़े बोल्डर को लेके आई, तो यही क्या होता है, गिरिपद यानी पर्वत के जस्ट नीचे ही उनको जमा देती है। ठीक है, और इसके आसपास जो मोटे मोटे कण यहाँ पे हो गए और पतली पतली मिट्टी होती है आसपास आगे होती है। यहाँ पे नदियाँ क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे पुनः तो इसको जो पर्वत के जस्ट जहाँ से नदी नीचे उतरती है उतरी होती है वहीं पे कंकड़ पत्थर वाली जो ज़मीन होती है उसको भाबर मैदान कहते हैं। भाबर से आगे जो पतली पतली छोटे छोटे महीन कण होते हैं मिट्टी के तो उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। ये हमेशा नमी वाला तराई क्षेत्र होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है भाबर के बारे में और तराई के बारे में। शिवालिक के गिरिपदी क्षेत्र में, यानी जो पर्वत है उसके पद में, यानी गिरिपद में, गिरि माने पर्वत और पद माने पैर में, इस क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जलोढ़ के मैदान पाए जाते हैं जिनकी मिट्टी स्थूल बड़ी बड़ी और गुटिका युक्त होती है, बोल्डर होते हैं। इसे भाबर कहा जाता है। कंकड़ पत्थर बड़े बड़े मिलते हैं इसमें। भाबर के दक्षिण में, अगर जैसे ये भाबर मिल गया तो इसके और दक्षिण में जो मिट्टी मिलती है दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले तराई क्षेत्र को, तराई मतलब होता है तर हो गए पानी से तो बहुत ज़्यादा तरी होती है, तराई कहा जाता है। यह मिट्टी में, यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन जैविक पदार्थों की प्रचुरता, फास्फेट की कमी पाई जाती है। यहाँ के ऊंचाई वाले भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ भी कहा जाता है, यानी जो प्राचीन जलोढ़ होती है उसको राढ़ कहते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म। अगला हमारा टॉपिक है वो है मिट्टियों से संबंधित जो छूटी हुई कुछ चीज़ें हैं वो पढ़ लेंगे। तो मिट्टियाँ विविध, ये हमारा टॉपिक है। तो इसके सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसमें पढ़ेंगे इसके नोट्स। ये वाला नोट्स बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर मिट्टी दी गई है, इधर राज्य दिया गया है और सही उत्तर का चयन करना है, मिलान करना है। कह रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए कि पहले का कौन सा होगा, दूसरे का कौन सा होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो चलिए उत्तर पर काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो काली मिट्टी महाराष्ट्र साइड पाई जाएगी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ अच्छी खासी बहती वहाँ पाई जाएगी। मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थल में राजस्थान में अरावली, जो अरावली हो गई इसके पश्चिम में मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में। और लाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, ये आंध्र प्रदेश साइड पाई जाएगी। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश और मरुस्थली मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो ये हो गई अरावली पर्वत, इसके होता है पश्चिमी मिट्टी। यहाँ पे रेगिस्तान होता है और यहाँ पे मिट्टी में कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देंगे। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत क्या क्या आता है, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आता है जैसलमेर आता है, जहाँ पे बढ़िया घूमने जाते हैं। एक सैम डेजर्ट है, बहुत ज़बरदस्त जगह है घूमने की। बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली, सीकर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, ये सभी जिले पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। यहाँ इन जिलों की मिट्टी चूना यानी कैल्शियम के लवण आधारित होती है, क्षारीय और लवणीय प्रकार की होती है। यानी ये मिट्टी चूना वाली मिट्टी होती है और चूने का जब आप सूत्र लिखेंगे तो उसमें आपको कैल्शियम मिल जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा था कि राजस्थान में जो पश्चिमी अरावली के पश्चिम में या पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें चूना होता है, कैल्शियम होता है, क्योंकि ये चूने पर आधारित होती है। चूना मतलब मिलता है मिट्टी में, ये क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की मिट्टी होती है। अतः इस क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। यानी चूना का सूत्र जब आप लिखोगे तो उसमें कैल्शियम मिल जाएगा। क्षारीय और लवणीय प्रकार की मिट्टी होती है। तीसरा नंबर जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो अगर आप मटर उगा दें, ठीक है,
फसल खेत में, तो उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी ऐसी फसलें जिनमें छीहा होता है, यानी कहने का मतलब जिसमें अंदर दाने भरे रहते हैं और बहुत बड़ी छीहा होती है, उसको उगाने से क्या होता है, जो दलहनी फसलें इनको कहते हैं, उनको उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है। ठीक है, कई सारी दाल होती है, उसमें सबसे ज़्यादा इसमें लगाया हुआ है मटर। होता क्या है, दलहनी फसलें, दाल वाली फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। जैसे आपने पौधा लगा दिया, ये पौधा हो गया मटर का मान लो, या मटर का पौधा लगा दो, अल्फाल्फा का लगा दो, ड्राई बीन्स का लगा दो, गार्बेंजो का लगा दो, बीन्स का लगा दो, मटर, सोयाबीन, उड़द, ये सभी लगा दोगे तो ये जो क्या होता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, उसको आकर्षित करके, उसको खींच करके मिट्टी में पहुंचा देते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। इसको कहते हैं नाइट्रोजनीकरण। तो दलहनी फसलें जो जो होती हैं, जैसे बीन्स हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन, उड़द, अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो, ये सभी क्या करती हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें ये दी हुई हैं। ठीक है। चौथा, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो उड़द की फसल उगाई जाती है। ये भी देखो दलहनी फसल है। उपर्युक्त फसलों में से भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। कभी कभी उड़द को हरी खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। पांचवा, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते समय, मतलब जब भारत में आप जाइए, टूर पे जाइए, पूरा भारत दर्शन कीजिए, इतना पैसा नहीं है लेकिन कर लीजिए जहाँ जहाँ घूमना। तो जब मान लेते हैं, जब भारत के कुछ भागों में आप यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं आपको लाल मिट्टी मिलती है या पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, तो मिट्टी में जो लाल रंग होता है, लाल रंग की जो मिट्टी मिलती है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, यानी फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है। लाल मिट्टी की अगर बात करें, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप क्रिस्टली आग्नेय एवं कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका आयरन की मात्रा बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। जल योजित रूप से पीली दिखाई देती है, यानी नॉर्मल कंडीशन में जो लाल मिट्टी होती है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देती है, लेकिन जब इसमें पानी मिल जाता है तो यही लाल मिट्टी पीली हो जाती है। छठवां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, आपको देना है। कथन क्या कर रहा है, लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े समूह को दर्शाती है। तो देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, सही तो दोनों है, लेकिन देखिए लाल मिट्टी दूसरे सबसे बड़ी मृदा वर्ग में आती है। तो पहला जो मृदा वर्ग आता है हमारे देश में वो आता है जलोढ़ मिट्टी का। नदियों के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है जलोढ़, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पे वो मिट्टी होती है जो लाल मिट्टी होती है, तो लाल मिट्टी दूसरे नंबर पे आती है। कारण क्या कह रहा है, क्यों दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि लाल मृदा काली मृदा को, जो लाल मृदा है वो काली मृदा को दक्षिण, काली मृदा जैसे मान लो यहाँ पे काली मृदा को दक्षिण, पूरब और उत्तर से घेरे हुए। तो बात सही बात है कि जो काली मृदा को उत्तर से, पूरब से, दक्षिण से लाल मृदा घेरे हुए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसी वजह से दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, तो ये मतलब नहीं, तो दोनों सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं हो रही। चलिए देखते हैं, लाल मृदा को जलोढ़ मृदा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह माना जाता है। यह देश के 10.5% क्षेत्रफल पर विस्तारित है। इसको कहाँ कहाँ विस्तार है, पश्चिमी तमिलनाडु में, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी महाराष्ट्र, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड। काली मृदा का जो विस्तार होता है मुख्यतः दक्कन के पठार पर पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि लाल मृदा जो है वो काली मृदा को दक्षिण से, पूरब और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। सातवां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की कमी दिखाई देती है वो कौन सा होता है, जस्ता, यानी भारत की मृदाओं में जस्ता की कमी दिखाई देती है। सबसे ज्यादा कमी इसी की होती है, जस्ता की। यानी कथन और कारण वाला जो अगला हमारा क्वेश्चन है, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, तो ह्यूमस जो होता है वो नहीं पाया जाता है, लेकिन वन आच्छादित सबसे ज्यादा है। तो आर सही हो गया, ए गलत हो गया। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव होता है, ये फैक्ट है कि वहां पे ह्यूमस नहीं पाया जाता, लेकिन हिमालय में सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है।
वनाच्छादन है। अगला जो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, करेवा मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर की खेती के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है, कहाँ पे पाई जाती है? तो करेवा मिट्टी का एक प्रकार है जो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। होता क्या है, जो हमारी कश्मीर घाटी है, तो घाटी का निर्माण कैसे हुआ है, जैसे ये घाटी, ये दो पहाड़ियों के बीच में घाटी बनी हुई है, तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ वो मिट्टी ला के उसको जमा कर दी है और बाद में यहीं पे मैदान बन गया है, तो उसी से कश्मीर की घाटी बनी है। ये है कश्मीर की घाटी और यहीं पे बिल्डिंग, तो यहाँ की जो मिट्टी है उसी से बनी हुई है। अब इस मिट्टी में विशेष प्रकार का तत्व पाए जाते हैं जिसको करेवा कहा जाता है और ये जाफरान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाफरान यानी केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है। जो करेवा मिट्टी यानी वुदूर में पाई जाती है, ये ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है, यानी ताज़ा जल जो जमा हो रहा था उसी के द्वारा जो अवसाद लाए जा रहे थे, वो जम के अवसाद में क्या था, जीव जंतुओं के अवसाद थे, वनस्पतियों के अवसाद थे, सारी चीज़ें थी और वो जमा कर करके मिट्टी बन गई, पूरा मैदान बन गया। 10वां, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए अच्छी होती है, प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए करेवा की अगर बात करें, हिमनद, चिकनी मिट्टी, दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमा होता है। करेवा जाफरान यानी देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा जो मिट्टी बनती है, जैसे जो ग्लेशियर रहे होंगे कश्मीर घाटी क्षेत्र में प्राचीन काल में, वो फिसल के घिस के बह के आ रहे होंगे कश्मीर घाटी में। मान लो ये है कश्मीर घाटी, दो पहाड़ों के बीच में, तो यहीं पे नदियां आ रही हैं, तो इसके द्वारा चिकनी मिट्टी हो गई, दूसरे और पदार्थ हो गए, इन सभी का हिमोड़ जो होता है, हिम के द्वारा लाया हुआ जो पदार्थ है उसको हिमोड़ कहा जा रहा है। उसकी मोटी परत बन गई, जम गया और उसी से जो मिट्टी बनी उसको कहते हैं करेवा। अगला जो हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? सबसे अधिक पानी मिट्टी किस में मिलता है? चिकनी मिट्टी में मिलता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जो क्या होता है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी मिलता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें जो मिट्टी के जो कण होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, तो पतले जो कण होते हैं, छोटे कण होंगे तो मिट्टी को पानी को ज़्यादा रोक पाएंगे, ठीक है। और जो बलुई मिट्टी होगी उसमें बालू या मिट्टी के कण बड़े बड़े होंगे, तो वो पानी को कम रोक पाएंगे। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से लेकर 50% से कम गाद होती है, 50% तक मृत्तिका बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है जिससे जलाक्रांति होती है, यानी जैसे अगर बड़े बड़े मिट्टी के कण होंगे, मान लो बड़े बड़े कण हैं, तो हवा अंदर प्रवेश कर जाएगी और पानी को सुखा देगी, तो पानी बचेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर छोटे छोटे कण हैं तो हवा भी अंदर नहीं जा पाएगी, तो पानी सूखेगा नहीं, तो पानी बना रहेगा। तो वही बात कही जा रही है यहाँ पे कि पौधों को सबसे ज़्यादा पानी चिकनी मिट्टी मिलता है, क्योंकि इसके छोटे छोटे कण होते हैं, हवा नहीं जा पाती है और इसीलिए ऐसा होता है। 12वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? तो मिट्टी का एक व्यास होता है कि मिट्टी में कई प्रकार के कण पाए जाते हैं, यानी प्रश्न में कह रहा है जो क्या कहते हैं, ये होता है किस कण का व्यास 0.00 mm से कम होता है? तो सबसे छोटा ये कण होता है और ये होता है जो मृत्तिका होती है। देखिए मिट्टी जो हमारी होती है उसमें 3 तरह के कण होते हैं। एक होती है मृत्तिका, तो मृत्तिका जो होती है, तो मिट्टी में जो सबसे छोटे छोटे कण होते हैं उसको कहते हैं मृत्तिका, यानी बहुत महीन कण होते हैं, सबसे छोटे छोटे कण होते हैं। तो इनका व्यास कितना होता है? लगभग व्यास यानी डायामीटर होता है 0.002 mm से कम होता है, यानी 0.002 mm से छोटे कण होते हैं। यानी सबसे मिट्टी में गाद भी मिलेगी, रेत भी मिलेगी, मृत्तिका में मिलेगी। रेत ही आगे चल के गाद बन जाएगी, छोटे कण होते होते, और गाद आगे चल के मृत्तिका में बदल जाती है, और इनके सभी के सामूहिक रूप को मिट्टी कहते हैं। तो मृत्तिका के कण सबसे छोटे होते हैं, जो इसके कण होते हैं 0.00 mm से कम होती है। फिर उसके बाद आता है गाद। गाद के जो कण होते हैं वो 0.002 mm से लेकर 0.05 mm के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है जो रेत या बालू या सैंड, इसका व्यास होता है यानी बड़े होते हैं, देखिए 0.05 mm से लेकर 2 mm के मध्य में ये गाद होती है। तो जितने ज़्यादा, मतलब कोई मिट्टी होगी उसमें जितनी ज़्यादा रेत होगी उसमें पानी कम रुक पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े कण होंगे, पानी निकल जाएगा, हवा चली जाएगी अंदर। जितनी ज़्यादा मृत्तिका होगी उतना ज़्यादा पानी को रोक पाएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? तो मृत्तिका का होता है। अगर सिल्ट का पूछ लेता है, गाद मत, उसको बताना था आपको
की घात को बताओगे 0.002 mm से लेके 0.05 mm के बीच में इनका डायामीटर यानी व्यास होता है और सबसे बड़े होते हैं रेत। ठीक है, अगला हम देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो मटासी मृदा के बारे में एक कथन सही नहीं है, बाकी कथन सही है। अब मटासी मृदा क्या है, ये स्थानीय नाम है क्योंकि छत्तीसगढ़ पीसीएस में देखिए स्पेशल में पूछा गया है। तो मटासी मृदा में क्या है, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, इस मिट्टी में लोहे की अधिक मात्रा होती है। मटासी मृदा की बात करें तो लोहे की अधिक मात्रा होती है। तो चूंकि ये स्पेशल वाला क्वेश्चन है तो वैसे ही इसके ऑप्शन आएंगे। इस मिट्टी में लोहे की, मटासी मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होती है और ये कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। व्याख्या देख लेते हैं। मटासी मिट्टी को लाल पीली मृदा भी कहा जाता है। यह मिट्टी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में फैली हुई है। इस प्रकार की मृदा छत्तीसगढ़ के लगभग आधे क्षेत्र में फैली हुई है। यानी मटासी मृदा की जो बात कही जा रही है ये लाल पीली मिट्टी है और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर यानी आधे से अधिक क्षेत्रफल में, लगभग आधे क्षेत्रफल में फैली हुई है। अगर बात करें तो यह अधिक ऊंचाई पर और अधिक जल निकासी वाले स्थानों पर पाई जाती है। इस मृदा में आयरन ऑक्साइड सबसे प्रचुर तत्व होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जो इसका रंग होता है, जो एक होता है फेरस ऑक्साइड, एक होता है फेरिक ऑक्साइड। तो फेरस के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, और फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला होता है। और यही लाल पीली मिट्टी जो है उसी को मटासी मृदा कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। 14वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है। तो सबसे कम होता है माठा मिट्टी। ये भी देखिए छत्तीसगढ़ स्पेशल का क्वेश्चन है। इनके माठा मिट्टी, इनके पीएच मान में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जहाँ में वहाँ की मिट्टी के संगठन के आधार पर विविधता होती है। यानी जो माठा मिट्टी होती है वो इनमें संगठन में अंतर होता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। इन मिट्टियों के सामान्य विवरण के आधार पर माठा यानी लैटेराइट मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है। माठा मिट्टी यानी एक तरह से लैटेराइट मिट्टी है, जहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है तो लेटराइजेशन होता है। जैसे यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा हो रही है तो मिट्टी के पोषक तत्व तो रिस के अंदर चले जाएंगे और मिट्टी कम उपजाऊ हो जाएगी, यानी कि ये अम्लीय हो जाती है। पीएच मान, इसका पीएच मान कम होता है जो लगभग 6.5 होता है, जो कि अम्लीय प्रकृति की होती है। यह मिट्टी निछालित होती है, लीचिंग हो चुकी हुई होती है। माठा मिट्टी उच्च भौगोलिक स्थिति में मिलती है, जहाँ ऊंचाई वाले स्थानों में मिलती है। अगर बात करें तो यह बनावट में रेतीली दोमट से लेकर बजरी वाली रेतीली मिट्टी लाल या पीले रंग की ज़्यादातर बंजर भूमि में मिलती है। अब इसके हम नोट्स देख, तो मिट्टी जो था उसका हम नोट्स देखते हैं। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी के बारे में पढ़ रहे थे। लाल मिट्टी कैसे बनती है, लाल मिट्टी वैसे जहाँ भारी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लीचिंग होती है, पोषक तत्व तो रिस के अंदर चले जाते हैं, ऊपर अम्लीयता आ जाती है, अम्ल जो होता है तो उसको लाल मिट्टी कहते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मानसून, जैसे मान लो ये भारत हो गया तो ये ऐसे करके यहाँ भारत हो गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ झारखंड है और यहीं से मानसून ऐसे इंटर लेता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून मान लो यहाँ से आया ऐसे करके 2 शाखाओं में बटा, तो यहीं पे सबसे यहाँ पे मुड़ता है, तो यहीं पे छत्तीसगढ़ झारखंड यहीं पे लाल मिट्टी मिलती है। ठीक है, तो चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। लाल मिट्टी अगर बात करें तो भारत में लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है। 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है। यानी सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी जो 45% भूभाग पे पाई जाएगी। उसके बाद पाई जाती है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद पता नहीं, चलिए मैं बाद में क्रम में बता दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा है। तो लाल मिट्टी, जो लाल मिट्टी होती है वो 3.5, हाँ सबसे पहले मात्रा में पाई जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, लैटेराइट मिट्टी, फिर काली मिट्टी, ऐसे करके सारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो लाल मिट्टी जो हमारी पाई जाती है वो 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। तो लाल मिट्टी से ज़्यादा बड़े क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। लाल मिट्टी जो मिलती है 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है एवं 10.6% क्षेत्रफल में पाई जाती है। यानी भारत के 10.6% क्षेत्रफल में पाई जाती है। लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है वो जलवायु परिवर्तनों से, यानी बहुत ज़्यादा जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रिस्टलीय आग्नेय, जो आग्नेय और कायांतरित शैलें होती हैं। कायांतरित का मतलब होता है जो आग्नेय शैल होती है, ठीक है, और अवसादी शैल होती है।
इनमें रूप परिवर्तन हो जाए, बहुत ज़्यादा ताप और दाब में परिवर्तन हो जाता है तो कायांतरित शैलें बन जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन होता है, यानी ताप बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठंडी हो, ऐसी स्थितियों में क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। तो क्रिस्टलीय जो आग्नेय और कायांतरित शैलें, इनका विघटन होता है, वियोजन होता है, उससे इसका निर्माण होता है। किसका? लाल मिट्टी का। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, यानी लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुलता में पाए जाते हैं। इस मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, पीला रंग फेरस ऑक्साइड के कारण, यानी लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक प्रसार के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। लाल मिट्टी में चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस, इनकी कमी होती है। इनका विस्तार कहाँ पाया जाता है लाल मिट्टी का? पश्चिमी तमिलनाडु में, कर्नाटका में, दक्षिणी महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो देखिए लाल मिट्टी का क्षेत्र दिया हुआ है, ये है लाल मिट्टी का पड़ी लाइनों वाला, यानी ये देखिए ये पूरा लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, ये पड़ी मिट्टी देखिए यहाँ पे सब जगह, जहाँ जहाँ पड़ी लाइनें हैं, एक खड़ी लाइनें हैं, एक पड़ी लाइनें हैं, एक ब्लैक रंग है। तो काला रंग जहाँ है वहाँ लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी वाला जगह यह हो गया, ये देखिए ये भी लाल मिट्टी वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये सब जगह लाल मिट्टी पाई जाती है, इधर भी कुछ क्षेत्रों में पाई जा रही। अब हम इसका देखते हैं, जो थोड़ा सा बचा हुआ हमारा नोट्स है, पर्वतीय मिट्टियों की अब बात करिए। पर्वतों में पाई जाएगी माउंटेन सॉइल। पर्वतीय मिट्टियाँ हिमालय क्षेत्र की घाटियों और पर्वतीय ढालों पर 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाइयों के क्षेत्रों में या भागों में पाई जाती है। ये मिट्टियाँ छिछली होती हैं, चूँकि पर्वत है। अब पर्वत में ऐसे ढनकते रहेगा मामला, फिर तो यहाँ पे जो मोटी परत होगी वो कभी हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए ये क्या होता है, ऊंचाई के भागों में पाई जाती हैं और ये मिट्टियाँ छिछली होती हैं, अपरिपक्व होती हैं, यानी रपट रपट के नीचे आ जाएगा फिसल फिसल के, तो मिट्टी में जो लेयर होंगी वो बन ही नहीं पाएंगी, वो अपरिपक्व रह जाएगी, सॉइल प्रोफाइल का विकास ही नहीं हो पाएगा। तथा इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का काफ़ी अधिक होता है, यानी जो माउंटेन मिट्टियाँ होती हैं ये छिछली होती हैं, अपरिपक्व होती हैं, 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर, लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती हैं और इनमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है। ये मिट्टियाँ हल्की अम्लीय होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम मरुस्थलीय मिट्टियों के बारे में। मरुस्थलीय मिट्टियाँ जो होती हैं इनको डेजर्ट सॉइल यानी शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में पाई जाती हैं। जैसे शुष्क क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे पानी नहीं होता, नमी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसे क्षेत्रों में मिलती है। तो राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। सौराष्ट्र यानी गुजरात, या ये मान लो गुजरात है तो ये कच्छ क्षेत्र हो गया, इधर सौराष्ट्र क्षेत्र हो गया। तो राजस्थान में, सौराष्ट्र गुजरात में, कच्छ गुजरात में, यहाँ भी पाई जाएगी, यहाँ भी पाई जाएगी। दक्षिण पंजाब क्षेत्र में मिलती है। कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी रेत बजरी से युक्त होती है जिसमें जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी होती है। यानी जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है राजस्थान में, गुजरात में पाई जाती है, मिट्टी में रेत और बजरी होती है। आप जाओ गुजरात राजस्थान साइड तो बजरी होती है, छोटे छोटे कण होते हैं, कंकड़ होते हैं, वो पाए जाते हैं जिसमें जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अगली बात करें, जो दलहनी फसलें होती हैं जैसे मटर, मसूर, सोयाबीन, ये सब होती हैं, यानी दलहनी फसलें वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देती हैं, उसके द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। ठीक है, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? अल्फाल्फा हो गई, ड्राई बीन्स हो गई, गार्बेंजो हो गई, बीन्स हो गई, मटर हो गई, सोयाबीन हो गई और उड़द हो गई।